हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार पलामू। आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पर बदलते पलामू की आवाज़। हम लोग जो शो कर रहे हैं हार्ट टू हार्ट टॉक शो, और यूँ कहेंगे कि मेरे दिल से निकल करके हमारे गेस्ट जो डॉक्टर संजय तिवारी जी हैं उनके दिल तक जाएगा, और उनके दिल से निकल करके उम्मीद करते हैं कि पलामू वासी के दिल तक सीधा उतरेगा और दस्तक देगा। तो आज हम लोग ये कहते हैं कि आज हमारे बीच जो डॉक्टर संजय तिवारी हैं, शिशु विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, या यूं कहें पेडियाट्रिक्स। तो हम लोग कहते हैं कि दोस्तों भगवान का रूप जो बच्चे होते हैं ना, उनको देखभाल करने के लिए भगवान के दूत के रूप में डॉक्टर साहब को भगवान ने ऑलरेडी धरती पर भेज रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो रेडियो सम्राट एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पर डॉक्टर संजय तिवारी को। तो जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सम्राट में। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आप पलामू वासी को क्या कहना चाहते हैं और रेडियो सम्राट को आप क्या कहना चाहते हैं पलामू के दृष्टि से? धन्यवाद विनय जी, यहाँ आके काफ़ी खुशी हुआ और पता चला पलामू में भी मेरे इतना इनिशिएटिव लिया जा रहा है अलग अलग फील्ड में। और सारे पलामू वासियों को मेरी ओर से नमस्कार और छठ और दिवाली की अग्रिम शुभकामना दे रहा हूँ। तो जी हाँ डॉक्टर साहब, आप पूरे पलामू वासी को आप धन्यवाद दिए हैं और बधाई भी दे रहे हैं, और अग्रिम फेस्टिव जो सीजन चल रहा है उसकी भी आप बधाई दिए हुए हैं। तो आप सर, आप एक डॉक्टर हैं और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में आप जाने जाते हैं, और यूँ कहें कि जैसे आपने एमबीबीएस किया, एमडी किया, गवर्नमेंट जॉब में रहे, बट लगता है कि आप बिंदास काम करने वाले आदमी हैं और टेंशन लेस काम करने वाले, अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसीलिए लगता है कि आप शिशु अस्पताल अपना एक ऑन कर रहे हैं और अपने मर्जी से इलाज कर रहे हैं। सर, ये पहले ये कहना है कि जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो पहला ये क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है। आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो पैदा होने के बाद कई तरीके के उसके अंदर रिफ्लेक्स होते हैं। उसका चमड़ी का रंग कैसा है, रिंकल्स कैसे हैं, सांस की गति तेज चल रही है कि नहीं, शरीर में कोई फफोला है कि नहीं, जॉन्डिस कुछ दिन के बाद हो रहा है या जन्म के साथ ही वो कैसा है, शरीर में कुछ ब्लिस्टर्स हैं कि नहीं, ऐसे ढेर सारे क्राइटेरिया हैं। और मुझे लगता है कि वो माताएं हैं जिनके एक दो बच्चे हो चुके हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल है या नहीं। जैसे छोटी छोटी बच्चे का हार्ट रेट जो होता है उसका जैसे 140 के लगभग चलना, शरीर का नाखून या उंगली में काला नहीं पड़ना, सांस की गति बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलना, पसलियों का अंदर धंसना नहीं, ये सारे कई चीज़ हैं जिसको देख के हम लोग बोलते हैं कि ये बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा हम लोगों ने वजन के आधार पे भी बच्चों को 3 भाग में बांट रखा है। एक तो जो कि नॉर्मल से थोड़ा कम वजन के होते हैं, दूसरा जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनका वजन उस रेंज में आता है, और तीसरे बच्चे जो खासकर डायबिटिक मदर के बच्चे जो होते हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा 4.5 किलो ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कई क्राइटेरिया हैं जो एक पेडियाट्रिशियन, मेरा राय है इसलिए कि जन्म के बाद एक बार किसी भी पेडियाट्रिशियन को जरूर दिखा लेना चाहिए बच्चे को। जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत ही सार्थक जानकारी दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमको ये कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस वक्त एक ऐसा मोमेंट होता है, एक स्पेशल मोमेंट होता है कि बच्चा रोता है और सारी दुनिया खुश होती है। बच्चे की माँ भी खुश होती है। बिल्कुल, और बच्चा रोता है, बिल्कुल, और ना रोए तो बड़ा कमाल के दुखी पसर जाएगा। लेकिन बाद की जिंदगी में ऐसा होता है कि अगर बच्चा रो दे तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है। तो हमको लगता है वो एक स्पेशल मोमेंट होता है, और जिसमें आप लोग उस वक्त होते हैं तो गजब का एक फीलिंग आती होगी कि हाँ, ये बच्चा ऐसा नॉर्मल हुआ है। और बाहर निकल के जब बधाई देते होंगे तो पेरेंट्स का सर रिएक्शन क्या होता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने, और सीधी सी बात है, अगर बच्चा रोता है तो पेडियाट्रिशियन और बाकी लोग हंसते हैं, अगर बच्चा नहीं रोया तो डॉक्टर रोते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने की बात नहीं है कि बच्चे का जो फर्स्ट क्राई होता है, देखिए ऐसा है ना, जब तक माँ के पेट में होता है तब तक तो उसका फेफड़ा अपना काम कर नहीं रहा है, बाहर से बच्चा ऑक्सीजन ले नहीं रहा है, माँ के खून से ही उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आता है दुनिया में, माँ के से उसका कनेक्शन कट जा रहा है, तो अब उसको सांस लेना जल्द से जल्द जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल आदमी अगर सांस कितनी देर तक रोक ले तो जिंदा रह सकता है, तो बच्चे के केस में भी ऐसा ही होता है। इसलिए हमारा सारा ध्यान रहता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी फर्स्ट क्राई करे।
सर एक सोशल प्रॉब्लम है, मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जब आप डॉक्टर जब रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में और बच्चा जन्म लेता है, उस समय लड़का या लड़की, मेल या फीमेल ही बर्थ होती है। तो जनरली जो हमारा एक सोशल इशू बना हुआ है कि मेल होते हैं तो दो दो लड्डू बांटते हैं, फीमेल होते हैं तो कभी कभी वैसा मायूसियत छा जाती है। तो ये सोशल इशू को आपको कई बार कैसे फेस करना पड़ा है, थोड़ा इस पे आप बिल्कुल बिल्कुल सोशल इशू है। बिल्कुल उसको कम कर ये सर पहले बहुत ज्यादा था, अब तो लगता है लोग जागरूक हुए हैं, समाज में भी बदलाव आया है। और जैसा हम लोग न्यूज़ के माध्यम से और चीज़ों से जानते हैं कि पहले खासकर हरियाणा पंजाब में तो बहुत खराब स्थिति थी। इस महीने में हमारे झारखंड में बड़ा अच्छा रेशियो है, क्यों मेल फीमेल रेशियो इस ढंग से फीमेल लड़कियों की संख्या काफ़ी अच्छी है। तो ये पुराना एक था और सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, जिसमें कि खासकर अल्ट्रासाउंड से आप नहीं पता कर सकते हैं समय के पहले कि मेल है, सेक्स डिटर्मिनेशन पूरी तरह से, और फाइन भी है अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता हुआ या और लोग पकड़े जाते हैं तो उसके लिए अच्छा खासा फाइन है। तो अब तो लोगों ने मेंटली ये प्रिपेयर हो चुके हैं कि जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, और धीरे धीरे आ रहा है बदलाव। मुझे लगता है कि आज के 20 साल पहले जैसा था उससे काफ़ी कम हो चुका है ये समस्या। तो ये जो सोशल स्टिग्मा है धीरे धीरे कम हो रही है। और ऐसा देखा भी जा रहा है, खासकर हमारे दो में जो न्यूक्लियस फैमिली हो रही है, लड़कियां भी बराबर की एकदम। कई बार तो आजकल ये हो रहा है कि रिजल्ट जब निकल रहे हैं तो सब एग्जाम में लड़कियां ही टॉप कर जा रही हैं। अब तो सर दूसरी भी चीज आ गई है कि हम दो हमारे एक, तो जब एक ही है तो फिर चॉइस नहीं है। हाँ, 50-50 आप कोई भी 50-50 आ गया। खासकर वर्किंग फैमिली में ये चीज को देखा गया है और इक्वली बहुत ही अच्छा, मतलब लड़कियों का रोल भी आ रही है। तो हमें नहीं लगता है कि बिल्कुल देखा जाए ना, हमारी राष्ट्रपति महोदया से लेके और मतलब किसी भी फील्ड में ऐसा तो कुछ नहीं है जो कि सेक्स के आधार पे कोई बड़ा या छोटा। हाँ, पहले ये गांव में फ्यूडल माइंडसेट जहाँ था ना, वहाँ पर ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा था कि वंश कौन चलाएगा, बिल्कुल ना। लेकिन हमें लगता है कि अब ये वंश दंश वाली बात खत्म हो चुकी है ना सर। अभी एक चीज और जो एक सोशल इशूज ही है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि ऐसा डेटा मैंने देखा पढ़ा भी है कि इंडिया का जो 40% पॉपुलेशन है वो बिलो 14 ईयर्स है। हाँ, उसमें से जी बिल्कुल, जो 100 का अगर रेशियो देखें, 100 लड़कियां बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें 5 का डेथ हो जाती है। बिल्कुल। तो ये औरों कंट्री में बहुत कम है। हम लोग के यहाँ कितना काम करने की जरूरत है, इसका कमी कहाँ रही, अवेयरनेस में कमी रह गई है कि इस तरह का रिजल्ट आ रहे हैं। ये सर डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग समस्याएं हैं, उनका अलग अलग सॉल्यूशन है। तो हमारे इंडिया में जिस ढंग से अभी हम लोग चल रहे हैं, ये एक छोटा सा पॉपुलेशन जो है 0 से लेकर 40 साल या उससे भी ज़्यादा बोलिए, 0 से लेकर 15 साल तक के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे आपको। मतलब कम उम्र का पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज़्यादा जो कमाऊ लोग हैं वो हमारे यहाँ कम है। और इसका प्रभाव काफ़ी चीज़ों पर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, पूरा देश कितना अर्न कर रहा है इस पर भी पड़ता है। तो और कई कारण हैं हमारे यहाँ, और सबसे प्रमुख कारण तो यही, आपको पता है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मौत होती है ना, वो नियोनेटल मोर्टिलिटी, 1 साल के अंदर नवजात बच्चा, वो क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो 5 और दिखा हुआ है ना, हाँ, 100 में 5, बिल्कुल वही नियोनेटल ही हुई। हाँ, नियोनेट मतलब 1 महीना के बच्चे सबसे ज्यादा है, और 1 साल के अंदर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमारा बहुत ज्यादा है। तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने के कारण और सरकार की भी जो उतनी अच्छे से सारे चीज़ों को नहीं कर पाना, सोसाइटी में थोड़ा सा जागरूक नहीं है लोग अभी भी। कुछ जगहों पे जो काफ़ी रिमोट एरिया है वहाँ पे प्रसव की सुविधा नहीं होना, वहाँ पे डॉक्टर की अनुपस्थिति होना, या पीएचसी सीएचसी के लेवल पे हम लोग उतना साधन नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण हो रहा है ये। ओके, तो सर ये हमारा जो एक सजेशन और सुझाव हम मांगेंगे पूरे पलामू वासी की ओर से आपसे कि जैसे बच्चा जब जन्म लेने से 1 महीना पहले और जन्म लेने के 1 महीना बाद कितनी कंसस मदर को और फैमिली को होना चाहिए? हाँ, एक तो कहूँगा कि जो एंटीनेटल चेकअप होता है, आप जाके हमेशा, इतना तो जरूर है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पीएचसी के लेवल पे भी डॉक्टर आते हैं, या कहीं कहीं कम है तो वहाँ हफ्ते में कुछ दिन के लिए आते हैं। तो सारी माताओं से निवेदन होगा कि उसके बारे में जानें,
जरूरत पड़ने पर पूछें। वहाँ की एएनएम दीदी लोग भी हमारी और नर्सेज जो हैं वो काफ़ी चीज़ जानती हैं, तो आप उनसे पूछिए, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। और बच्चे का सही से विकास हो रहा है कि नहीं, उसका बना बनाया क्राइटेरिया है, जो कि जैसे बच्चे का मूवमेंट कितने उम्र में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वजन कितना बढ़ रहा है, मान लो को कमजोरी कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा गोरी या पीलापन तो नहीं लग रहा है, एनीमिया तो नहीं है उन्हें, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, अगर उन्हें शुगर की बीमारी है, तो ऐसी सारी चीज़ों को जाने समझे और समय रहते उसका इलाज करा लें। क्योंकि माँ और बच्चा एक ही यूनिट है, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा फिर बिल्कुल सही स्वस्थ बच्चे की उम्मीद करेंगे हम लोग। और रहा बात दूसरा जो चीज है कि प्रसव के समय अधिकतर जो उसमें से डेथ होता है वो प्रसव या उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद होता है। तो प्रसव के समय अभी जहां भी हो ऐसा सुविधा, और सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट में जो लोग सक्षम हो उस काम को करने के लिए, वहीं गांव देहात में अनाड़ी लोगों के सामने जाके कहीं भी ऐसे नहीं कराना चाहिए। और उसके बाद हम सलाह देंगे कि एक बार अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर डॉक्टर को जरूर, ऐसे तो अच्छा होगा कि जन्म के बाद तुरंत दिखा लें, और समय रहते अगर किसी रोग को पकड़ लें तो स्वाभाविक है आपका पैसा भी कम खर्च होगा और समय रहते आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। राइट डॉक्टर साहब, आपने ये बताया। तो डॉक्टर साहब, हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग गुनगुना लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपके बारे में खुफियाली पता चला है मेरे को, यू आर वेरी गुड प्लेयर ऑफ द माउथ ऑर्गन। अरे नहीं सर नहीं सर, तो अगर आप लाए हैं, क्योंकि आपका तो नहीं, गाड़ी में और माउथ हमेशा तो रहता ही है, हाँ, माउथ तो ऑर्गन एक तो है। धुन तो जरूर बनता है, क्योंकि हमको लगता है कि अगर धरती पर मानव जन्म लिया है ना सर, तो एजुकेशन पहला वरदान मिला है भगवान की तरफ से। और एजुकेशन से पहले भी हम लोग कहें कि म्यूजिक, क्योंकि एजुकेशन है कि नहीं है, म्यूजिक सबको अच्छा लगता है, पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। तो हमको लगता है कि म्यूजिक का कोई ना तो सरहद है, ना मजहब है, ना बाउंड्री है, ना कास्ट, ना क्रीड है, बस ये तो एक भगवान का दिया हुआ गजब का वरदान है, जो मेंटल एक्साइटमेंट और मेंटल एनर्जी को बहुत हाई लेवल में रखता है। तो आप डॉक्टर हैं, भगवान के दूत के रूप में रहते हैं, और उस दूत को अगर वो भगवान का वरदान म्यूजिक आपको मिला हुआ है, तो ये तो सोने में सुहागा हो गया है ना। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपका माउथ ऑर्गन का धमाल हम लोग सुन ही लेते हैं। तो जी सर, ओवर टू यू। एक सुनाता हूँ, ऐसे माउथ ऑर्गन बजाने वाले मैक्सिमम लोग इसी गाने से शुरू करते हैं, है अपना दिल तो आवारा। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ, गलत गंदा बजेगा तो फिर प्लीज सारे ऑडियंस माफ कीजिएगा। वाह, कमाल है सर, कमाल है सर। मूड फ्रेश करने के लिए आपके पास बड़ा अच्छा एक तो विद्या मिला हुआ है, इसको आप जारी रखें। बट सर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम आपसे आज पूछना चाहते हैं, जो कि आज की डेट में हमें लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वैक्सीनेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो गया है जी बिल्कुल। तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा वैक्सीनेशन पर, जिस जन्म लेता है उस ऑपरेशन थिएटर से लेकर के 24 घंटा, 48 घंटा और महीने, 3 महीने, साल, किस तरह से वैक्सीनेशन सर करते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें, तो हमको लगता है लोगों को बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा टॉपिक बोला आपने विनय जी। वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है, पहले हम लोग समझ लें। हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने की ताकत होती है अपना, जिसे इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और वो शरीर पहचानता है रोगों को,
अब बच्चा तुरंत पैदा हुआ है, पहले से देखा नहीं है, कैसे पहचानेगा? तो वैक्सीन जो होता है उसको उस रोग से पहचानवा देता है। शरीर उस वैक्सीन के देने से फलाने रोग को, हमने बीसीजी का टीका लगाया तो हमारा शरीर टीबी के रोग को पहचानना शुरू कर देता है। और शरीर टीबी, अगर किसी को टीबी का इन्फेक्शन हो या डिजीज हो तो उससे लड़ने में शरीर को मदद करता है। अब जन्म के बाद अलग से अलग समय पे बना हुआ है। देखिए, कुछ चीजों को तो हमारा शरीर अपने आप माँ के पेट से ही सीख के आता है कि ये मेरा दुश्मन है, इससे लड़ो, राइट, क्योंकि माँ से उसको इम्यूनिटी मिल जाता है। लेकिन कुछ चीजों को वो शुरू से नहीं पहचान पाता है, जिसके लिए जन्म के बाद जल्द से जल्द टीकाकरण होगा। राइट। अब इसके लिए दो तरीके का स्कूल है। एक तो हमारा जो आईएपी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, जो कि समय समय पे गवर्नमेंट को राय देती है और सुझाव देती है कि कैसा हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होना चाहिए। और दूसरा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि पूरे देश में एक जैसा होता है। अब सरकार आपको सारे चीजों का टीका तो दे नहीं सकती है, इतना पैसा सरकार के पास नहीं है, तो सरकार ने चिन्हित किया है कि कुछ रोग के अगेंस्ट हम इतना सारा टीका आपको देंगे। अगर उसके बाद और भी टीका आपको चाहिए कुछ रोग से बचने के लिए, तो उसके लिए आपको प्राइवेट क्लिनिक में पैसा देके लेना पड़ता है। मेरा सुझाव है सारी माताओं को कि आप जो भी सरकारी सुविधा है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत जो भी आपको टीका मिलता है वो सारे पीएचसी सीएचसी पे आपको मिल जाएगा। मतलब ये चीज तो मैंने देखा है, वो बिल्कुल लीजिए। अभी आप अभी से आगे बताएंगे भी। मतलब जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत खतरनाक बीमारी है, हमको लगता है गवर्नमेंट इसको वार फुटिंग पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल सर, और इससे वंचित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सहिया लोग, नर्सेस लोग, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल प्रोग्राम अरेंज होता है, डोर टू डोर जाकर के ड्रॉप बुलाए, एक बूंद जिंदगी का जो डायलॉग दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट और खतरनाक के लिए तो है ही। जैसे पोलियो हो गया, हमें लगता है कि पोलियो को मिटा दिया गया है, और मेजल्स हो गया, ये सब जो चेचक कहते हैं, छोटा वाला बड़ा वाला, ये सब भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है इंडिया से। तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट खतरनाक है वो जो गवर्नमेंट किस किस पे टीका दे देती है, थोड़ा सा इसका नाम अगर हाँ बिल्कुल 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 बोल दे रहा, बता दे रहा हूँ एक बार। जन्म के बाद एक तो आप जल्द से जल्द बीसीजी, जो कि टीबी के लिए होता है, हेपेटाइटिस बी, जो एक तरीके के जॉन्डिस के लिए होता है, और पोलियो का ड्रॉप आप तुरंत पिलाते हैं। उसके बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने पे वो जो चार्ट मिलता है गवर्नमेंट की ओर से, उसमें भी सारा चीज मेंशन है। तो 1.5 महीने पे एक तो रोटा वायरस के लिए होता है, दूसरा निमोकोकल वैक्सीन, एक तरीके के निमोनिया से बचाता है, निमोनिया से बचाता है, बिल्कुल बड़ा खतरनाक है बच्चों में। हाँ। और तीसरा एक होता है पेंटा, पेंटा मतलब 5 होता है, तो उसमें हम लोग 5 तरीके के वैक्सीन एक साथ मिले हुए हैं, ताकि बच्चे को अलग अलग सुई नहीं देना पड़े। और उसमें उससे बचाने के लिए कौन कौन से जी, उसमें 5 पेंटा के जो 5 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो वो है कंपोनेंट्स हैं, वो एक तो डिप्थेरिया है, डी, दूसरा पी पर्ट्यूसिस मतलब कुकुर खांसी हुआ, और तीसरा टेटनस है, और चौथा एक होता है एच इन्फ्लुएंजी बी, ये हुआ एक, और 5वां एक होता है हेपेटाइटिस बी। तो इतना इसका बुखार उखार है क्या हेपेटाइटिस? हाँ, हेपेटाइटिस नहीं, डीपीटी का जो पी कंपोनेंट होता है ना, पर्ट्यूसिस कुकुर खांसी वाला, उसके चलते कई बार बच्चों को बुखार आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हल्का बुखार 1-2 दिन के लिए रहता है, पैरासीटामोल देंगे उससे आराम मिल जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब ये मैंने बताया अभी 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पे। फिर सरकारी सिस्टम में 9 महीने पे आपको मिजिल्स मिलता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस, जो कि मिजिल्स मतलब छोटा छोटा वाला चेचक, जी बिल्कुल, मच्छर के काटने जैसा जो चेचक होता है वो, हाँ वैसा वाला चेचक। फिर जापानीज एंसेफेलाइटिस होता है, बड़ा खतरनाक बीमारी होता है। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, आप आसान भाषा में समझिए, मस्तिष्क ज्वर। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा, आदमी बेहोश होने लगेगा, मिर्गी आने लगेगा, मिर्गी, हाँ मिर्गी आने लगेगा, आदमी बेहोश हो जाएगा, और काफी जानलेवा होता है। ये काफी खतरनाक बीमारी है, तो अच्छा है अगर आप टीका लगा के इससे बचाव अगर कर लें अपना। फिर उसके बाद और भी चीजों का बूस्टर है, विटामिन ए का डोज है, ऐसे करके अलग अलग समय पे हम लोग देते हैं। तो ये टीका लेने का कार्यक्रम कितने सालों तक चलते रहता है अनुसार? जी बिल्कुल, 5 साल तक तो गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसे है, वैसे प्राइवेट में आप आएंगे तो लगभग 10 साल तक है। 10 से 14 साल तक हम लोग महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एक देते हैं, HPV बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर से।
अच्छा तो 9 से 14 साल की उम्र में उसको भी देते हैं। अच्छा, ये लड़कियों के लिए जो लड़कियों के लिए सर्वाइकल specific- कैंसर के लिए जी। ये 9 से 14 साल के 9 बीच। से 14 साल, मतलब ये आपको यूँ कहें कि फ्यूचर का देखते हुए ये पहले ही प्लान बिल्कुल कर लिया गया है बिल्कुल बिल्कुल कि फ्यूचर में जा करके इस तरह की समस्याएं न बिल्कुल हो। ना तो हो। आपने बोला ना कि हम ऐसा कुछ वायरस डाल देते हैं जो कि बॉडी को पहचानने लगेगा बिल्कुल कि इसमें बिल्कुल कौन सा एंटीबॉडी आ रही है हाँ। जो कुछ गड़बड़ करने जा रहा है। हाँ, तो पहले एंटीजन बोलते हैं सर। एंटीजन, हाँ कि एंटीजन, बाहर से हमारे शरीर में आएगा। हाँ, एंटीजन मतलब हमारा दुश्मन, दुश्मन, ये और एंटीबॉडी मतलब हम उस दुश्मन से लड़ने के लिए जो ताकत, फौज राइट बनाए हैं। राइट राइट। तो हमारे शरीर में उतना फौज तैयार रहेगा तभी तो लड़ हाँ, कोई पाएंगे। दुश्मन आया उसको मारपीट करके बिल्कुल भगा देना है। बिल्कुल तो ये मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन जेन का मतलब ये जी अच्छा है। एंटीजन मतलब दुश्मन हो गया और एंटीबॉडी मतलब सैनिक आपके जो बिल बॉडी में जो मो- मतलब बुलेट के रूप में आप इंजेक्शन डाल देते हैं, बिल्कुल यूं अगर बिल्कुल आसान भाषा में हम जी इसको जी समझाएं तो ऐसा होगा। जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी हुई कि हमें वैक्सीनेशन में आप कम से कम अगर जिस किसी पास मीन्स नहीं है ना, तो हाँ, हम तो लोग ये कम से कोशिश कम करें कि गवर्नमेंट में सरकार जितना वाला मिल जितने रहा है। भी व्यवस्थाएं बनी हुई है उसको जरूर ले लेना चाहिए, हाँ, बिल्कुल है ना। और अगर उसके अलावा भी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आगे चल करके समस्या ना हो, अगर हम पहले ही उसको निदान कर दें तो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल तो ये वाला समस्या हम लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि मैंने बहुत सारे बच्चों को बातचीत और देखने के दौरान मतलब अगल बगल बच्चे जो आते जाते रहते हैं, मैंने देखा भी है। एक तो बड़ा कॉमन आजकल हम देख रहे हैं कि दिल में छेद हो जाना नहीं, बच्चे का। ये पहले भी होता था, क्योंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बढ़ी है हमारे यहाँ। हाँ और इकोकार्डियोग्राफी, जैसे डाल्टनगंज में इकोकार्डियोग्राफी नहीं होता था, आप कैसे जानते? अब होने लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्नोज कर ले रहे हैं। पहले भी ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हाल के दिनों में ज़्यादा होने लगा, बल्कि डायग्नोज ज़्यादा हो रहा है। डायग्नोज ज्यादा होना है, जी। मैंने बीमारियों की पकड़ ज्यादा हो रही है, बिल्कुल इसलिए लग रहा है कि नया चीज आ जी गया, जी लेकिन था पहले से ही। जी अच्छे, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा बच्चे की समस्याएं तो है, और जो बच्चे की समस्याएं डॉक्टर के देख रेख में अगर बच्चा का परवरिश हो रहा है तो हमको लगता है कि आगे विशेष कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 4-5-6 साल वाला पीरियड में ना, तो थोड़ा सा बच्चा खड़ा भी होता है, चलता भी है, दौड़ता भी है, गिरता भी है, बहुत तरह की समस्याएं उस समय भी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये वाला पीरियड में आप बताइए कि बच्चा 4-5 साल का होने लगते हैं, लोग तैयारी करने लगते हैं कि अब चलो इसको थोड़ा कहीं कहीं भेजना शुरू करो, स्कूल आजकल सब जाना शुरू कर देते हैं। तो ये किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आती है, और दांत भी ला जाते हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालें, इस एज पर। जी। इस उम्र में वैसे तो सारी बीमारियां जो बड़े लोगों को होती हैं अधिकतर उसमें से हो सकती हैं, लेकिन हम लोग 2-3 चीज़ जो कि ध्यान देने का ज़रूरत है। एक तो डायरिया और दूसरा निमोनिया, और मौत का बहुत बड़ा कारण होता है ये। और मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों चीज़ों को बड़े आसान छोटे छोटे तरीके से हम लोग बचा सकते हैं और जान बचाया जा सकता है, जो कि लापरवाही से लोग जान गंवा देते हैं। तो सबसे पहले जैसे डायरिया के लिए बात कर रहे हैं, डायरिया मतलब सबको जानता है, यहाँ तो डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो डायरिया मतलब पतला पखाना होना। उसमें क्या होता है, शरीर से पानी और नमक की कमी हो जाती है, या तो पतला पखाना के रूप में या फिर उल्टी के रूप में। तो उतना पानी चढ़ाना जरूरी है। और शुरुआती दौर में जबकि हल्का डिहाइड्रेशन हो किसी को और थोड़ी समस्या हो, उस समय आप ORS का घोल देते रहिए। इसके अलावा ORS आजकल सब जगह मिल जाता है 4-5 रुपए का। और अगर ORS नहीं भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाला चीज़ पिलाएंगे आप, या फिर घर में ORS बनाने का छोटा सा तरीका है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, बस उतने से बन जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो सर ये थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ये जो डायरिया आपने बोला, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए गार्जियन को, माता बहनों को? जी बिल्कुल, इसके बारे में। हाँ, ये गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं। मतलब एक आदमी का गंदा मल हुआ, वो पानी से या खाने से या मक्खियों के थ्रू वहां से उठ के भोजन में किसी तरह कंटामिनेट हो जाए और दूसरा आदमी उसको खा ले, तो होता है फीकल ओरल रूट से ही। मतलब ये जितनी फ्लाई जो होते हैं, बिल्कुल, वो भी फैलाते हैं, बड़ा कैरियर है। बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर घर में किसी में हो जाए तो हमको लगता है उस आदमी को दूर रखने का जो प्रचलन था कि इसको कहीं दूर रखो, अलग रूम में रखो। नहीं, आप साफ सफाई रखिए, मक्खियां मत आने दीजिए, खाना जो खाइए गर्म खाइए, ढक के रखिए खाने को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो लैट्रिन और ये सारा चीज है, ध्यान रखिए कि वहां से कंटामिनेट होके किसी तरह आपके चापानल और कुआं और कहीं जाके
उसको मत कंटामिनेट कर दे। राइट, मतलब लैट्रिन टंकी सब जो है, हाँ, इसका उन भी एक चीजों पोजीशन अगल बगल घर में जो बनाते हैं, बिल्कुल आजकल थोड़ा सा घर है बगल में लैट्रिन, बगल में बोरिंग सब कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा इसकी हाँ, सावधानी बरतें, नॉलेज रखें कि आपका उसका एक चीज दूसरे से कंटामिनेट नहीं हो जाए। किसी तरह से ना हो, बिल्कुल न तो बिल्कुल अगर ये जिसको हम लोग सोई कहते हैं ना, पानी की सोई हाँ, के थ्रू यहाँ से अंदर जाके अगर चला गया बिल्कुल तो ये पता भी नहीं चलेगा कि हो और कैसे रहा है और पूरे हो सब कुछ रहा और है, बार बार पूरे घर को हाँ, तबाह करते रहेगा, तो हाँ, बोलेगा वास्तु दोष हो गया। जी वास्तु दोष से ज्यादा तो मेडिकल दोष हो ये गया। वास्तु दोष ही है सर। अगर सही। आप सही जगह पे रखे रहते दोनों चीजों को हाँ, तो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये हाँ, तो ये डायरिया वाला जो आपका एक हो गया, हाँ, और तो दूसरा और सबसे एक चीज ऐड करना चाहेंगे हाँ बिल्कुल, कि डायरिया है, सबसे पहले आपको शुरुआत हो रहा है, ओआरएस का घोल देते रहिए। और अगर कुछ साइन मिले, जैसे आंख का धंसा होना, रो रहा है बच्चा, आंसू नहीं निकल रहा है, शरीर में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, राइट, और चमड़ी बिल्कुल बूढ़े के जैसे उसके रिंकल्स सिकुड़ जाना हाँ, और हाँ, और या बहुत ज्यादा होने पर बेहोश होना, मिर्गी जैसा आना, ये सारे खराब लक्षण हैं। तो जैसे ही ऐसे लक्षण मिले आपको, तुरंत भर्ती कराइए, जल्दी से जल्दी पानी चढ़वाइए, उससे जान बचेगा। ये डायरिया हो गया, डायरिया का सिम्टम हो गया, और इसके साफ सफाई सबसे बड़ा गुण है, बिल्कुल है ना। और हमारे यहाँ वैक्सीन भी अभी मिल रहा है। ये जो आपने कारण पूछा था, तो कई हाँ। तरीके के होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा हम लोग वायरल इन्फेक्शन ही बोलते हैं, जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये डायरिया के तीनों रूट है? जी बिल्कुल, मतलब 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म के से चलते, मतलब डायरिया हो हाँ, सकता इसके है। अलावा भी कुछ चीज है, लेकिन फंगल डायरिया भी हो सकता है किसी हाँ को। हाँ हाँ, हाँ, जो फूड पॉइजनिंग होता है उसको क्या फंगस वाला ही है क्या? ज्यादा फूड पॉइजनिंग जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा, वो भी 2 तरीके का, या तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया शरीर में चला जाए, या सिर्फ बैक्टीरिया का एक टॉक्सिन जो जहर लिबरेट कर रहा है वो चला जाए। तो मतलब ये तो हमें पता था कि बैक्टीरियल या वायरल होते हैं, यहाँ जी। तो आप फंगल भी बोलते हैं, प्रोटोजोअल भी बोलते हैं, मतलब ये चीज है कि हमारे यहाँ जो particular पलामू में आदमी ज्यादा कॉमन है वो हाँ। वायरल डायरिया है, हाँ। और 1-2 तरीके के बैक्टीरियल डायरिया है, खासकर इकोलाई वगैरह का, तो वो ज्यादा अच्छा, पलामू में है। राइट राइट। जी। तो ये मतलब इसका साफ सफाई ही सबसे बड़ा चीज है कि जी। बचने का सबसे तरीका और साफ मजेदार बात ये कि मेरा मानना है, इतने सालों के अनुभव या जो भी कह लें आप, कि 50% सिर्फ और सिर्फ आप ओआरएस का घोल दे रहे हैं और हाइड्रेशन को मेंटेन कर दे रहे हैं, तो वो अपने से ठीक हो जाएगा। सफाई। तो सबसे ज्यादा जरूरी है यही वो। बहुत ज्यादा हो जाता है तो हॉस्पिटल की जरूरत होती है, बिल्कुल। सख्त ले जाओ ना तो फिर उसमें ऐठन होगा, ट्विस्टिंग होगा, फिर मतलब काफी का एंड भी हो सकती है, बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब खराब परिणाम आ सकता जी है। जी तो उससे बचाव का सबसे तरीका है कि हम लोग जल्दी से जल्दी डॉक्टर सलाह लें, बिल्कुल ठीक है। और जी। ऐसे जान माल तुरंत अगर इंस्टेंट कुछ निवारण चाहिए, तो जीवन रक्षक घोल जिसको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल ओआरएस आपने साथ जैसे किया हाँ। वो जरूर है, नहीं है तो नमक चीनी पानी मिला करके उसको हाँ दो, बिल्कुल मतलब ये शॉर्टकट का तरीका है। जी। अगला आपने सर एक निमोनिया, ये भी हाँ। बहुत खतरनाक बीमारी हमको दिखता है कि सब जी। कुछ ही ब्लॉक कर देता है, जी। खासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जी। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, निमोनिया बोलते हैं लंग के इन्फेक्शन को। अब किसी का फेफड़ा इन्फेक्टेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है, तो उसके कई फेफड़े का जो काम है वो सही सही नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ये सारा चीज कम होगा, या आ रहा है तो पूरी मात्रा में जितना हमें चाहिए था वो नहीं। तो निमोनिया के कई लक्षण हैं, जिसमें खतरनाक लक्षण के बारे में बोलूंगा। अगर पसली अंदर की ओर धंस रहा है और नथुना फूल रहा है, सांस लेते समय ऐसा लग रहा है जैसे जोर लगाना पड़ रहा है बच्चे को, सांस की गति बहुत ज्यादा है, 60 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है, पसली अंदर की ओर धंसने लग रही है, हाथ पैर नाखून वगैरह काला पड़ने लग रहा है, तो ये सब काफी खराब लक्षण है। आपको भर्ती कर, पैर के जो नाखून होते हैं वो काला पड़ने लगते बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी होती है। हाँ, ऑक्सीजन वहां पहुंचते पहुंचते तक, अंत तक पहुंचते पहुंचते तक उतना ज्यादा नहीं ऑक्सीजन मिल पा रहा है। नाखून देख करके बहुत लोग बताता है कि तुम्हें ये बीमारी हो रहा है, तो उजला उजला जो होता है उसमें क्या होता है? नहीं नहीं, उजला नहीं, नाखून का तो अपना कलर है। अगर बहुत ज्यादा उजला है मतलब खून की कमी है, एनीमिया के चलते। एनीमिया भी है, हाँ, जी। ऐसे हाथ करते हैं डॉक्टर साहब, जी, रखो रखो रखो, जी। देखते हैं तो हम लोग को लगता है बचपन में कहा देख रहे हैं, भाई तो है नहीं, ठीक है, लेकिन उन लोग देखने का है कि कलर देखते हैं। हाँ, कलर देखते हैं, और कलर से बहुत सिम्टम उनको पता चल हाँ, जाता है हाँ। कि क्या है। तो सबसे ज्यादा है अगर काला पड़ रहा है, होंठ काला पड़ रहा है, उंगली के नाखून काले पड़ रहे हैं, उंगली काला पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत है। ऑक्सीजन तो हवा में भी 21% है, लेकिन हमें ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि फेफड़ा अपना पूरा काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, ठीक से नहीं और पता नहीं ऑक्सीजन का मतलब कैसे, अरे ये भी एक इलाज है। हाँ। और आपको जरूरत है, आप जाइए, हॉस्पिटलाइज होइए जल्दी से, उसी से ठीक होगा। राइट।
मतलब जितना अमाउंट में ऑक्सीजन 21% के जी नेचुरल एयर से चाहिए, अगर जी वो नहीं मिल रहा है तो हम कंसंट्रेटेड बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं कि थोड़ा ही में उसको ज्यादा ज्यादा काम मिल जाए। हो जाए। मतलब ये ऑक्सीजन लेके घबरा जाते हैं, ऑक्सीजन लग गया है, पाइप लग गया है, जी ये मतलब है तौबा मच जाता है। हाँ तो ये बहुत है तौबा की जरूरत नहीं है।